हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 2 भारत की भौतिक विशेषताएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने अध्याय 1 करा रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का पूरा ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप परवाल भित्ति से बना एक द्वीप है? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, लक्षद्वीप परवाल भित्ति से बना एक द्वीप है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा परवाल क्या है। परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। परवाल स्राव एक परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, अर्थात तो कह सकते हैं जैसे जमा हो जाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति तथा परवाल वलय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो द्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर द्वीप है जो कि परवाल रोधिका के एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, परवाल वलय द्वीप गोलाकार या तो हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप को परवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह परवाल से बना है जो कि छोटे से समुद्री जानवरों के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमालय के बारे में कथनों में से कौन सा सही है? हिमालय के बारे में दिए गए कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, यह भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुर्दार वलित पहाड़ है। यह सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है, यह भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुर्दार वलित पहाड़ है। बिल्कुल कथन सही है, ध्यान रखनी है। हिमालय एक भूगर्भीय रूप से युवा है और संरचनात्मक रूप से मुर्दार वलित पहाड़ है। और ये देखेंगे कि ये सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है, ये भी कथन सही है। और इसकी चौड़ाई अब देखें कश्मीर में 400 किलोमीटर है और जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे पूरब की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते अब इसकी जो चौड़ाई है ये मात्र 150 किलोमीटर रह जाता है। ये भी यहाँ पे सही है, अर्थात चारों कथन यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चौड़ाई इधर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती चली गई है। और ये कह सकते हैं कि अर्धचंद्राकार आकार का है, ये भी आप याद रख सकते हैं, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वरित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त मतलब अर्धचंद्राकार की तरह इस तरह का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में देखेंगे तो 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा देखेंगे तो पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है ना, यहाँ पे अधिक विविधता पाई जाती है। अर्थात विविधता मतलब ऊंचाई देखें कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो ये पश्चिम भाग की अपेक्षा देखें पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए हाफ पार में तो इधर देखेंगे कि यहाँ पे ऊंचाई कहीं कम है बहुत ज़्यादा है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे लगभग कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ देखेंगे इधर इस साइड में ऊंचाई असमानता देखने को मिलती है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है, सिंपल सा ये कहने का अर्थ है। और ये ध्यान रखिएगा 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, अर्थात कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है लगभग 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है?
सवाल है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? गलियारा, दोआब, लैगून, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है, अगर एक नदी बह रही है और दूसरी नदी से बह रही है तो इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। दो नदियों के बीच के बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। और ध्यान रखना है, दोआब जो होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। यहाँ पे ये जो वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे फसल जो होती है बहुत अच्छे इसमें पैदावार होती है, ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अथवा आब, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ होता है पाँच तथा आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय के बीच स्थित है, इधर नदी घाटियाँ दे रखी हैं। एक है आपका सिंधु और सतलज, पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदियाँ, कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता, असम हिमालय। और तीस्ता दियांग, नेपाल हिमालय। बताना इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था, कई बार हम बताते हैं अपनी वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, लिखना शुरू कीजिए यहाँ से सिंधु। ठीक है, सिंधु के बाद सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता, फिर दिहांग कहीं देखने को मिल सकता है, कहीं ब्रह्मपुत्र भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु और सतलज, ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय से कहा जाता है पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच में जो है हिमालय उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। ठीक है, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है उसे कहा जाता है असम हिमालय। तो अब मैच कर देखिए, जरा मैच करके देख लीजिए, सिंधु और यहाँ पे सतलज, पंजाब हिमालय से दिख रहा है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, ये भी सही है। और काली और तीस्ता के बीच में देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है क्या, नेपाल हिमालय होना चाहिए, दे रखा है असम हिमालय, गलत है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में होना चाहिए था यहाँ पे आपका यहाँ पे होना चाहिए, तीस्ता और दिहांग के बीच में होना चाहिए असम हिमालय। तीसरा और दिहांग यहाँ पे दे रखा है नेपाल हिमालय, अर्थात यहाँ पे 3 और 4 गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बंटवारा किया गया है। ये आपका सिंधु नदी है और ये सतलज है, इसी बीच के भाग को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। इसी तरीके से सतलज और यहाँ पे देखें काली, तो इसके बीच जो भाग है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। अब ये काली और ये तीस्ता इसके बीच में कहा जाता है ये नेपाल हिमालय। और ये तीस्ता और इधर देखेंगे दिहांग नदी या फिर इसको कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इसी के पार्ट को कहा जाता है यहाँ पे असम हिमालय। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरने वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरने वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? तो अब देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों से कुछ इस तरीके से हिमालय गुजरता है ना, कुछ इस तरीके से गुजरता है हिमालय। तो इधर वाले जो हिमालय ने जो गुजरता है उस हिमालय को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, इस हिमालय को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। और पूर्वांचल में आप देखेंगे यहाँ पे तो नहीं दे रखा है। चलिए बाकी देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सुदूर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। दिहांग गर्त से परे हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। उन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ और पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरने वाली ये पहाड़ियाँ ज़्यादातर मजबूत पलुआ पत्थरों से बनी है, ये जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो तलहटी चट्टानें हैं, घने जंगलों से आच्छादित, ये ज़्यादातर समानांतर पर्वतमाला और घाटियों के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? कंचनजंगा, काराकोरम, एवरेस्ट या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में देखेंगे हिमालय की सर्वोच्च ऊंची श्रृंखला कौन सी है, ये है आपका कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत 28,169 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और ये दुनिया का तीसरा उच्चतम पर्वत भी याद रख सकते हैं।
इसके वाला दो और कौन कौन है, देखिए K2 है आपका और एक माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, माजुली द्वीप में विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है, ये आपको बतानी है। माजुली द्वीप विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द्वीप क्या होते हैं, जिसके चारों तरफ कोई ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, इसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी कौन सी है। सवाल है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी कौन सी है। कंचनजंगा, काराकोरम, महान हिमालय, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है, ये है महान हिमालय, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो ये महान हिमालय है, क्योंकि महान हिमालय पर ही देखेंगे कि ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं। विश्व की 10 बड़ी ऊंची चोटियाँ जो हैं ये महान हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। महान हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, ये भी याद रखना है। हिमाद्री और सह्याद्री में कन्फ्यूज नहीं होना है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, हिमाद्री यहाँ पर है महान हिमालय। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है, गोंडवाना भूमि के टूटने और बह जाने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। सी में है, आगे पीछे हो गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मालवा के पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। इस पठार के पश्चिमी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है, गोंडवाना भूमि के टूटने और बह जाने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। बिल्कुल कथन सही है, ध्यान रखनी है, गोंडवाना भूमि के टूटने और बह जाने के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। ठीक, अगला कथन दे रखा है यहाँ पे कि मालवा के पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। ठीक है, बी कथन दे रखा है कि इस पठार के पश्चिमी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पठार के पश्चिमी विस्तार नहीं, ये पूर्वी विस्तार है। आप देखेंगे मैप पर, है ना, तो इस पठार के जो पूर्वी विस्तार है उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है, अर्थात सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो दो सही है, जिसका अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय, अग्नेय और कायंत्री चट्टानों से बना एक पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय, अग्नेय और कायंत्री चट्टानों से बना एक पठार है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है, तो ये कायंत्री चट्टान, अग्नेय और क्रिस्टलीय से बना हुआ है। इसका गठन गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था और इस प्रकार यह सबसे पुराना भूखंडों का हिस्सा बन गया था। ये भी याद रखनी है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस पठारी भाग में चौड़ी और उथली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ भी हैं। मालवा पठार की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मालवा पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को समाविष्ट करने वाली नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये लाइन, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है ना, उसे ही मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ से सवाल बीपीएससी तैयारी साइड 3 में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य उच्च भूमि किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित है ना प्रायद्वीपीय पठार, उस हिस्से को ही कहा जाता है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में विस्तृत है लेकिन पूर्व में संकरा है। याद रखना है, मध्य उच्च भूमि जो हाईलैंड है ये पश्चिम में ज़्यादा विस्तृत है लेकिन पूर्व में देखेंगे ये संकरा है, संकीर्ण है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इस पठार के पूर्ववर्ती विस्तार, न कि पश्चिमी विस्तार, ठीक है, को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताने कि बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। कमेंट करनी है, बुंदेलखंड और बघेलखंड किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कितना सीरियस है पढ़ाई पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है।
लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, मालदीव, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैरन द्वीप। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? बैरन द्वीप। ठीक है, क्या आप जानते हैं, इसे सवाल लिया गया था। भारत एकमात्र, ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है, बैरन द्वीप कैसा है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का खंड है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का खंड है? कोकण, कन्नड़, मालाबार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि पश्चिमी घाट का ये तीनों हिस्से हैं, कोकण, कन्नड़ और मालाबार, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखनी है। अब देखेंगे कि महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोकण। और अब देखें गोवा से लेकर के, अर्थात जहाँ से कर्नाटक शुरू होती है वहाँ से कर्नाटक एंड तक देखेंगे कि इसे कन्नड़ कहा जाता है। और देखेंगे फिर इसे नीचे, अर्थात हम कह सकते हैं केरल का जो तटीय हिस्सा है उसे कहा जाता है मालाबार। ठीक है, तो ये तीनों हिस्सा देखेंगे पश्चिमी घाट के ही हिस्से हैं, खंड हैं, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अब ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, ये वाला पार्ट कोकण तट और ये मालाबार तट। वैसे कोकण तट में देखेंगे कि ये वाला पूरा पार्ट महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तो कहीं कहीं बोला जाता है कोकण तट, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट को कहा जाता है कोकण तट, और यहाँ से गोवा से लेकर के कर्नाटक तक के पार्ट को कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे इधर वाला कोरोमंडल तट है और ये वाला नॉर्दर्न सरकार जिसे कहते हैं या उत्तरी सरकार कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से बताना है, फिर से देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है द ग्रेट बैरियर रीफ अंडमान सागर में स्थित है। दूसरा है मूंगा पॉलिप्स कॉलोनियों में रहते हैं। और सी कथन है मूंगा उथले कीचड़ युक्त और गर्म पानी में पनपते हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, पहले हम बता चुके हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। बी कथन है कि मूंगा पॉलिप्स कॉलोनियों में रहते हैं, बिल्कुल सही, समूह में रहते हैं, सही है। और मूंगे उतले कीचड़ युक्त और गर्म पानी में पनपते हैं, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, मूंगा पॉलिप्स अल्पकालिक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कॉलोनियों में रहते हैं। वे उथले कीचड़ रहित और गर्म पानी में पनपते हैं। वे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। ठीक है, प्रवाल स्राव एवं अस्थियां टीले के रूप में जमा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका प्रवाल वलय द्वीप का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी ले चुके थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वांचल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो वहाँ पे हम नहीं बता पाए, यहाँ पे है पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूर्वांचल में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। इन सब पहाड़ियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि म्यांमार और भारत की सीमा निर्धारण करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है। बताना है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बात हो रहा है गोवा के दक्षिण में। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा माप लें, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर गोवा अगर होगा तो इसके दक्षिण मतलब नीचे के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कोरोमंडल है या फिर कन्नड़ होगा या फिर कोकण होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले हम ये बताए थे कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोकण कहते हैं। ठीक है, उस तो कोकण के दक्षिण के बारे में बात हो रहा है, तो उसके दक्षिण देखेंगे गोवा के नीचे क्या है? कन्नड़ है, कन्नड़ तट कहते हैं उसे, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, और कोरोमंडल तट कौन सा था? ये वाला पार्ट कोरोमंडल था। ठीक है, ये वाला पार्ट देखें मालाबार तट है, इसी के ऊपर देखें कन्नड़ तट है, इसी के ऊपर देखेंगे आप कौन सा तट है? कोकण तट है, और इसी के ऊपर देखेंगे फिर जो गुजरात वाला एरिया जो तटीय क्षेत्र उसे कहा जाता है कठियावाड़ा तट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। लीजिए यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी तटीय पट्टी जो दक्षिण से गोवा से भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक जाती हैं, मालाबार तट कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तटीय पट्टी जो दक्षिण से
है ना, गोवा से लेकर के भारत के पश्चिमी दक्षिण सिरे कन्याकुमारी तक जाते हैं उसे मालाबार तट कहते हैं। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान में देखें तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पश्चिमी तट एक संकीर्ण मैदान है। इसमें 3 खंड होते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण मुंबई से लेकर गोवा तक कहा जाता है, मध्य खंड को कन्नड़ मैदान कहा जाता है, इसी बार हम बात कर रहे थे, जबकि दक्षिणी जो खंड है उसे मालाबार तट कहा जाता है। इस तटीय मैदान से होकर बहने वाली नदियाँ कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, वहीं बात करें पूर्वी तटीय मैदान के बारे में तो पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ मैदानी इलाका चौड़ा समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है के रूप में जाना जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को इसके यहाँ पे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ अच्छी तरह से विकसित डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में पूरब की ओर बहने वाली नदियों द्वारा ये बनाए गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसमें देखेंगे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है ये डेल्टा पर मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ध्यान रखना है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो महेंद्रगिरी है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ध्यान दीजिएगा, महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों में से सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी ओडिशा के गजपति जिले में है। चोटी की ऊंचाई कितना है, 1501 मीटर है। जावदी हिल्स और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण में पूर्वी घाट नीलगिरी में पश्चिमी घाट के साथ विलय हो जाता है। दक्षिण में देखेंगे तो पूर्वी घाट और यहाँ पे नीलगिरी में पश्चिमी घाट दोनों के क्या होता है, मिलन हो जाता है इस तरीके से। अन्नाईमुड़ी चोटी ये 2690 मीटर जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का ही एक उच्चतम बिंदु भी है। अन्नाईमुड़ी चोटी देखेंगे कि अन्नामलाई पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की भी उच्चतम बिंदु है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। बताना है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, एक सदी में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखना है। निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। दून, बुग्याल, खैवार या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है इसे दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून है ना। तो ध्यान रखना है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के जो स्थित लंबवत जो घाटी है उसे कहा जाता है दून। बी ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। दक्कन का पठार, पामीर का पठार, मालवा का पठार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में देखेंगे आप मालवा का पठार है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका अरावली और ये है आपका विंध्याचल और इसी बीच में है आपका मालवा का पठार। तो इस सवाल पूछा गया था कि अरावली श्रेणी और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार है। आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी देखेंगे ये सतपुड़ा है आपका और ये विंध्याचल, इसी के बीच में देखेंगे नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे तापी नदी भी बहती है सतपुड़ा के दक्षिण में। ठीक है, यह भी कह सकते हैं नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में कौन सा श्रेणी है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो इस तरह के सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिल्का झील। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है या फिर डल झील है या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या आप जानते हैं, सवाल लिया गया था। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मसूरी, नैनीताल और रानीखेत कहाँ स्थित है। बताना है मसूरी, नैनीताल और रानीखेत कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पे जो ये सवाल है ना, देखिए ये जो लिखा है ना कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। आपने पढ़ लिया, बोला हाँ ठीक है, तो कुछ भी तो नहीं है, वो ये उड़ीसा में है और महानदी डेल्टा में है, महानदी डेल्टा के पास में स्थित है। सवाल कैसे घुमा के पूछेगा आपसे, पूछ लेगा आपका कि अब पूछेगा आपसे कि चिल्का झील कहाँ स्थित है।
यहाँ से सवाल आप कैसे बनाएगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, मान लीजिए डेल्टा के उत्तर में या दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो आपने तो ध्यान दिया ही नहीं ना कि दक्षिण में स्थित है। लगेगा तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखा ही नहीं। सवाल यहाँ से बना दिया कि चिल्का झील बताना है कि किस कहाँ स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में, आप कन्फ्यूज कर जाओगे। तो ये लाइन जरूरी है कि एक लाइन बारीकी से आप पढ़ाई करें, ध्यान से देखेंगे कहाँ पे क्या सवाल बन रहा है। यही सवाल अगर बना दिया जाएगा तो आप सोचेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं, यहीं से सवाल है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, सिर्फ पूरा पश्चिम देख करके आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है कि आप कितना बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताना आपको यहाँ पे मसूरी, नैनीताल और नारायणी खेत कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, गढ़वाल, हिमालय, कुमायूं क्षेत्र, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत देखेंगे ये दोनों ये तीनों मसूरी, नैनीताल और रानीखेत ये तीनों देखेंगे उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में भी ये फैले हुए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति को देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ ये स्थित है। तो ये तो पता चल गया कि कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसका स्थिति को देखना भी है और बताना है किस राज्य में स्थित है। तो मसूरी, नैनीताल और रानीखेत ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड राज्यों में। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, मसूरी गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। मसूरी कहाँ है, गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है, जबकि नैनीताल और रानीखेत ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो आपका मसूरी है ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, जबकि नैनीताल और रानीखेत कहाँ स्थित है, ये कुमाऊं वाला क्षेत्र में स्थित है। और तीनों बात करें तो ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, अर्थात तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। थोड़ा सा रुकिएगा, चलिए अब सही है। सवाल था निम्नलिखित में से कौन सी चोटी महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है K2 सही आंसर है, जबकि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये सभी महान हिमालय के अंतर्गत आता है, जबकि K2 अब देखेंगे ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखिए थोड़ा सा, वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है और महान हिमालय तथा हिमाद्री भी कहा जाता है। वृहद हिमालय को ही सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी तथा ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा पर्वत चोटी तक ये फैला हुआ है। वृहद हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नलिखित है, जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। और ये सब किस राज्य में या फिर किस देश में स्थित है, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है K2 आपका महान हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, चलिए ये भी याद रख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी जो है वो काराकोरम ही है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी महान हिमालय में पाई जाती हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी महान हिमालय में पाई जाती हैं, या फिर ग्रेटर हिमालय कह दें या फिर हिमाद्री कह दें। बताना है कि कौन सी हिमानी महान हिमालय में पाई जाती है, गंगोत्री, सतोपंथ, चतुरंगी, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है ये तीनों आपको यहाँ देखने को मिलेगा महान हिमालय में। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों के नाम हैं गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, खरक, सतोपंथ, कामेत, मिलम और पिंडारी। ये सभी देखेंगे कि महान हिमालय में स्थित हिमानियों के नाम हैं। ठीक ना, तो ये इसको याद रखना है आपको यहाँ से डिटेल्स। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय पर स्थित है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय पर स्थित है, शिवकिला, रोहतांग, दिहांग, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना ये सभी दर्रे महान हिमालय पर स्थित हैं, शिवकिला, रोहतांग, दिहांग, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। शिवकिला, रोहतांग, दिहांग और बोमडिला दर्रा ये सभी महान हिमालय पर स्थित हैं, याद रखनी है।
अगला सवाल है, नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? बताना है नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे ज्ञात कीजिए में दिया गया था, ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक, और एक सवाल था, भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। अर्थात ये सभी शिखर जिसे दिए गए थे, यहाँ पे किताब में आप देखेंगे एनसीईआरटी में पूछा गया था, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेरी सब कहाँ स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में और कामेत उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आई थिंक इसका सभी का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण इस चैप्टर से 23 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।